हेलो बच्चों, नमस्कार सभी बच्चों को एंड गुड आफ्टरनून सभी को। और जो जो बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे, है ना? एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? चलो। चलो, सब बच्चों का क्लियर है? तो बच्चों आप लोगों का था रोज रोज का था क्या कि सर फॉर्मूला करा दो, फॉर्मूला करा दो। तो चलो, हाँ, एलपीपी भी होगा। आज से रात में 9:30 बजे से मास्टरिंग मैथ्स क्लास पर लाइव फिर से आ रहे हैं, है ना? फिर से आ रहे हैं। और जो आपका बचा हुआ 5 दिन है, आपका देखो क्लास थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना? क्लास हम बढ़ा रहे हैं, है ना? क्लास बढ़ा रहे हैं, क्लास बढ़ा रहे हैं। अभी क्या होगा, दिन में जो क्लास होगी वो मैथमेटिकल ज्ञानी इस पर होगी, जो कि हम क्वेश्चन, जो टेस्ट पेपर है वो टेस्ट पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। तो वो टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, प्लस इस टाइप का जो क्लास होगा, जैसे आज फॉर्मूला का पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा, तो फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। और 5 दिन का बेटा, रात में हर शाम में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी 5 क्लास का। 5 क्लास में क्या होगा कि वो जो हम बात कर रहे थे कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, और 8 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा, और 2 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 5 मार्क्स का। ये रोज होगा, और ये 7 बजे के आसपास आपको वीडियो उसको अपलोड मिल जाएगी, 6 या 7 बजे, 6 बजे या 7 बजे अपलोड मिल जाएगी। और रोज 9:30 बजे रात में हम आएंगे मास्टरिंग मैथ्स क्लास पर, और वहां पर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर हम लोगों को देखना है। वेक्टर बचा हुआ था, वेक्टर पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, ये तीनों आपको दिखाएंगे, ये तीनों आपको पढ़ाएंगे। इसमें से आप लोगों का जो दिक्कत होगा, आई थिंक वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों? और ये फॉर्मूला अभी 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 फॉर्मूला जो है, अभी फॉर्मूला जो हम लोग अभी फॉर्मूला करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो, अभी हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं। चलो, चलो ठीक है। तो हमारा जो है ना एनसीईआरटी क्लास 12 का, बस ये पढ़ लो, एग्जाम में 30 मार्क्स पक्का। इसका मतलब है कि बेटा जान लो, सिर्फ फॉर्मूला से 30 से ज्यादा मार्क्स फॉर्मूला से सिर्फ आता है। जैसे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछ देगा क्वेश्चन, वो रिलेशन फंक्शन हर एक चैप्टर से। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो आप लोगों की थोड़ी सी कमी रह गई थी कि 50 नहीं कर पा रहे थे, वो अभी ये फॉर्मूला से पूरा हो जाएगा। 50 में 50 आराम से कर पाओगे। ठीक है? बिल्कुल। 6 अरे सारा टेस्ट का रिजल्ट पब्लिक होगा। हाँ, और एक बात और, सारे लोगों का टेस्ट जो है, सारे लोगों का टेस्ट है, 2-2 बार और बढ़ा दिए। आप उसी टेस्ट को 2 बार और अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी से लेके 31 तारीख तक में। जब भी मन करे आपको 2 बार टेस्ट और दे देना। आप अपने ऐप पे देखोगे कि टेस्ट ना फिर से बढ़ गया है, टेस्ट का टाइम। अब कोई भी टेस्ट उठाओ, 2 बार फिर से दे सकते हो टेस्ट, और तुम 2 बार टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? तो अपना टेस्ट 2 बार दे लेना। ठीक है? अपना टेस्ट 2 बार दे लेना। जितना, जिन लोगों का छूटा हुआ टेस्ट है वो सब लोग अपना अपना 2 बार दे लेना। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे लोग का, जिसका जिसका भी छूटा हुआ था, पीछे का सारा टेस्ट दे लेना। जो बार दो दिए भी हो, जिसका ठीक नहीं हुआ था, वो दोबारा से 2 बार और दे सकते हो। 2 बार सारा, सातों टेस्ट का सब, अभी 7वां टेस्ट का तो आज हो रहा है, और बाकी 6 टेस्ट 2 बार और दे सकते हो, तो दे लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है? चलो देखो ध्यान से, पहला चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन।
देखो रिलेशन एंड फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन क्या हो रहा है। देखो सबसे पहली बात जो रिलेशन एंड फंक्शन में आई, क्या है हमारी सबसे पहली बात कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है ना। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है ना। एम्प्टी कहने का मतलब क्या हो गया, रिक्त, है ना। रिक्त संबंध क्या होता है, सिंपल सा बात है। संबंध क्या होता है, आर इक्वल टू फाइव, आर बराबर क्या हो जाए, रिलेशन अगर फाइव हो जाए, रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना मिले, आर इक्वल टू फाइव हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर इक्वल टू फाइव हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। याद रखना, रिलेशन में अगर एक भी एलिमेंट ना मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रिलेशन में अगर एक भी एलिमेंट ना मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। तो याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रिक्त संबंध है ना। रिक्त संबंध कहने का मतलब एम्प्टी रिलेशन है। तो अगर आर बराबर फाइव है, आर बराबर फाइव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो रिक्त संबंध क्या होता है, आर बराबर फाइव। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आर बराबर एक्स क्रॉस ए। देखो हमारा रिलेशन अगर एक्स में है तो आर बराबर अगर एक्स क्रॉस एक्स हो जाए, आर बराबर क्या हो जाए, एक्स क्रॉस एक्स आ जाए, एक्स क्रॉस एक्स आ जाए, मतलब पूरा का पूरा सेट ही आ जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ध्यान देना, ठीक है, ऐसे को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स कर लो, तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी में एक भी नहीं मिलेगा, यूनिवर्सल में सारा का सारा मिल जाएगा। सारा का सारा एलिमेंट अगर आ गया रिलेशन में तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर ए रिलेशन में है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला के साथ साथ डिफिनेशन भी करते जा रहे हैं। फॉर्मूला के बिल्कुल 75 से तो हमेशा ज्यादा आएगा, जितना पढ़ाएं अगर वो सारा पढ़ लो तो 75 तो बहुत कम बोल दिए यार, 90 के 90 पार कर जाओगे, जितना पढ़ाएं उतना अगर कर लोगे तो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ए अगर रिलेशन में है और सारा ए एक्स में, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी हमारा रिलेशन में है, ए बी हमारा रिलेशन में है और जाके बी ए भी हमारा अगर रिलेशन में आ जाए, ए बी रिलेशन में और बी ए भी अगर हमारा रिलेशन में आ जाए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। याद रखना कि ए बी अगर हमारा रिलेशन में है तो कहेगा कि अगर ए बी रिलेशन में है, सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, तुमको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है बी ए भी रिलेशन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। आज हम लोग इसीलिए 2 पार्ट में बांटे, आज हम लोग फर्स्ट बुक का करेंगे सारा फॉर्मूला, कल सेकंड बुक का करेंगे। ठीक है, कल सेकंड बुक का करेंगे। चलो अभी क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए बी हमारा आर में है, ए बी हमारा आर में है, ए बी हमारा आर में है, एंड और क्या है तुम्हारा, बीसी भी हमारा आर में है, बीसी भी हमारा आर में, ए बी आर में है और बीसी भी आर में है, और इस तरह से एसी हमारा अगर आर में मिल जाए कि ए बी आर में है, बीसी आर में और एसी आर में दिख जाए, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी आर में है, बीसी आर में और एसी आर में मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। पूछेगा क्वेश्चन कि ए बी आर में है और बीसी आर में है और आर ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एसी भी आर में होगा। यही तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, एक रिलेशन जो तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। मतलब एक रिलेशन पहला क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। मान लो रिलेशन है हमारा ए, अच्छा एक्स में है, तो यहां पर हम लोग ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखो, दूसरा सिमेट्रिक। क्या कहता है सिमेट्रिक कि अगर ए बी हमारा आर में है और दिस इंप्लाइज
और बी ए भी हमारा आर में हो गया, है ना, बी ए बिलोंग्स टू आर, जहां पे ए और बी दोनों ही एलिमेंट है एक्स का, तो हम लोग का हो गया सिमेट्रिक। और तीसरा हमारा होता है ट्रांजिटिव, कि ए बी हमारा आर में है एंड और बी सी भी हमारा आर में है, बी सी भी हमारा आर में है, तो दिस इंप्लाइज ए सी भी हमारा आर में होना चाहिए, जहां पर ए बी और सी तीनों ही किसका एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों अगर हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विवेलेंस क्लास ए क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ए याद रखना, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है कि अगर ए पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास है, तो वो सारा एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, तो सारा एलिमेंट जो एक्स ए से रिलेट कर रहा है, एक्स किससे रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, और फॉर ऑल ए, और जितना भी ए है सारा एक्स का एलिमेंट है, सारा एलिमेंट एक्स जिस जिस से क्या करेगा, एक्स क्या हो जाएगा, देखो ए का इक्विवेलेंस क्या होता है, एक्स होता है, एक्स वो सब एलिमेंट है जो ए से संबंध रखता है, वो सारा इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन वन कब होता है फंक्शन, याद रखना वन वन का डिफिनेशन क्या होता है कि अगर fx1 बराबर fx2 हो, fx1 बराबर fx2 है, तो दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 हो जाएगा। ये वन वन का कंडीशन है। किसी भी फंक्शन को वन वन एक एक कब बोलते हैं, ठीक है, एक एक कब बोलते हैं कि अगर fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 हो जाए, तो बोल देंगे फंक्शन क्या है हमारा, वन वन है। बोल देंगे फंक्शन क्या है हमारा, वन वन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई क्या होता है, ऑन टू कब कहलाता है, याद रखना ऑन टू क्या कब कहलाता है कि एक्स टू वाई इज ऑन टू कब, जब क्या होता है कि y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y होता है, y बिलोंग्स टू y होता है, और सारा जितना भी एलिमेंट है, सारा जितना भी एलिमेंट y में है, y में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, y बिलोंग्स टू y और देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट कैसा होता है कि fx बराबर y होता है, fx बराबर y होता है। अच्छा तुम लोगों तो इसका तैयारी किया नहीं है, बस इसका देख लो, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। देखो होता क्या है इसमें समझ लो, इसमें ये x है, ये y है ना, और ये फंक्शन है। तो कहने का मतलब y का हर एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, सब किसी न किसी का इमेज होगा इधर का, सब किसी न किसी का इमेज होगा इधर का, ठीक है, सब किसी न किसी का इमेज होगा। तो सब किसी न किसी का क्या होगा, इमेज होगा, ध्यान देना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि y बिलोंग्स टू y, मतलब जितना भी एलिमेंट y में है, ये सब छोटा y है, सब जितना भी एलिमेंट y में है, देयर एग्जिस्ट, उसके लिए कोई ना कोई x क्या होगा इधर मिलेगा, और ऐसा होगा कि y बराबर fx होगा। यही ऑन टू का डिफिनेशन होता है, ठीक है। और इसका और एक डिफिनेशन क्या होता है कि ये वाला क्या है तुम्हारा, कोडोमेन और रेंज है ना। तो क्या होता है, कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन कोडोमेन f बराबर, कोडोमेन f बराबर अगर हो जाए रेंज f, अगर क्या हो जाए, रेंज f हो जाए, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। कोडोमेन f बराबर अगर हो जाए रेंज f, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। याद रखना ऑन टू का एक ये भी होता है कि कोडोमेन f और रेंज f अगर बराबर हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब फंक्शन एफ एक्स टू एक्स एक्स टू वाई इज 1 1 एंड ऑन टू, कहता है फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो एफ इज 1 1 ऑन टू कब होगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होता है? 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होता है? ध्यान देना, 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब फंक्शन दोनों हो, 1 1 भी हो जाए, 1 1 भी हो जाए और साथ में ऑन टू भी हो जाए, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? ध्यान दे लो कि ये देखो यहां से, ये मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो z है, ठीक है। और यहां से यहां क्या चल रहा है? f चल रहा है, यहां से यहां तक क्या चल रहा है? g चल रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन f x से y में है और g y से z में है, तब एक फंक्शन क्या होता है? x से g में होता है और कैसा होता है? g(f x) बराबर g(f(x) होता है, g(f(x) होता है और सारा x जो होता है वो x का होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो याद रखना g(f(x) इक्वल टू g(f(x) हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा पढ़ाया हुआ है, जाके मैथमेटिकल मास्टरिंग मैथ्स क्लास पर जाओ, वहां पर ढूंढो, वहां पर तुम्हारा पढ़ाया हुआ है, पूरा वहां से पढ़ लो, ठीक है, पूरा वहां से पढ़ लो। चलो देखो आगे, ये फंक्शन क्या हो गया? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्या होता है? याद रखना, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स से वाई में, एक्स से वाई में इन्वर्टिबल कब कहलाता है? ध्यान देना कि जब GOF बराबर क्या हो जाए? IX हो जाए और साथ में FOG बराबर क्या हो जाए? IY हो जाए। ये दोनों चीज हो जाए, GOF बराबर IX और FOG बराबर IY, तो बोलेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो बोलेंगे फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, ठीक है। कि GOF बराबर IX हो जाए और FOG बराबर I हो जाए, IY हो जाए, तो बोलेंगे फंक्शन क्या है हमारा? इन्वर्टिबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? x से y में इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ 1 1 एंड ऑन टू। समझो बात, यहां से क्या बोल रहा है? ये भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल। f क्या इन्वर्टिबल है? इसका मतलब अगर f इन्वर्टिबल है तो f जरूर क्या रहा होगा? 1 1 और ऑन टू रहा होगा। इन्वर्टिबल है तो f क्या रहा होगा? f इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या रहा होगा? 1 1 और ऑन टू रहा होगा, ठीक है। अगर f x से y में इन्वर्टिबल कब होता है? याद रखना, बोल देगा इन्वर्टिबल है तो क्या होगा? तो क्या होगा? 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। और ध्यान देना, उल्टा भी होता है इसका कि अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, दोनों तरफ से। अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू होता है और 1 1 ऑन टू है तो वो क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तुम्हारा? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक स्टार फंक्शन, पहले एफ लिख रहे थे, अब स्टार लिख रहे हैं। स्टार क्या होता है? ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का क्या होता है? स्टार ए क्रॉस ए से में क्या होता है? एक फंक्शन होता है। इसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए में स्टार लगा और कहां का एलिमेंट मिल जाए? ए का मिल जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है ए क्रॉस ए से ए में, ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एक्स। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर देखो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है तो ई आइडेंटिटी कहलाता है। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, एक्स, एक्स स्टार ई, है ना। एक, ये देखो यहां पर तुम्हारा ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए बराबर ए आया, मतलब ए पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब ये ई जो कहलाता है, ये ई आइडेंटिटी हो जाता है। ये क्या होता है? आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है? आइडेंटिटी हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं, इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स क्या होता है कि हर एक, देखो हर एक जब भी कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ए हमारा एक एलिमेंट है, इसके लिए एक एलिमेंट और मिल जाएगा बी, और उसके बीच में ऑपरेशन लगा दो तो ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाए, तो ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई आ जाए, तो क्या कहलाता है, बी जो है बी इनवर्स बराबर ए हो जाता है। बी क्या होता है, ए का इनवर्स हो जाता है। बी क्या होता है, ए का इनवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब क्या है तुम्हारा, ध्यान दो, ये सब क्या है तुम्हारा कि पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये हम समझा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब, कम्यूटेटिव, ये भी पूछा जाता है कि कोई भी स्टार ऑपरेशन एक्स में कम्यूटेटिव कब होगा। कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। ए स्टार बी किसके बराबर हो जाए, बी स्टार ए के बराबर हो जाए तो कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लो। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार को आप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, देन ए बी, देन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब हम लोग करते हैं दूसरा चैप्टर, ये तुम्हारा था पहला चैप्टर में, तो जल्दी से निकाल लें पहला चैप्टर। और दूसरा देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर में देखो आईटीएफ में क्या क्या होता है, सारा चीज ध्यान देते हैं, कराते जाते हैं, ध्यान दो। देखो पहला, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या कि फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन है -1 से 1, उसका रेंज है -π/2 से π/2। फंक्शन है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन है -1 से 1, रेंज है 0 से π। हमारा फंक्शन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन है हमारा रियल नंबर -1 से 1, और रेंज जो है हमारा चलो देखो ये तुम्हारा रियल नंबर में -1 से 1 हटा दो, रियल नंबर में -1 से 1 हटा दो, ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 -0, ये हमारा रेंज है, ये याद रखना। ठीक है, y बराबर क्या है हमारा सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रियल नंबर में -1 से 1, और इसका रेंज 0 से π -π/2। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन है हमारा रियल नंबर, और रेंज है -π/2 से π/2। ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन है हमारा रियल नंबर, और रेंज है 0 से π। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप 2-3 बार इसको जब पढ़ोगे तो ये याद भी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ध्यान से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, तो ये था हमारा, सब हो गया सब लोग। ठीक है, इसका पीडीएफ दे देंगे, तुम लोग इसको जो है ना घर में पढ़ लेना, घर में इसको पढ़ लेना पीडीएफ। ठीक है, पढ़ लेना, इसको पीडीएफ दे देंगे घर में। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जान के छोड़ रहे हैं हम इतना देर। साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1, -π/2 से π/2, सब साथ मेरे साथ साथ बोलो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, साइन और कॉस का डोमेन सेम होता है, याद रखना। कॉसेक और सेक का डोमेन सेम होता है, याद रखना। टेन और कॉट का डोमेन सेम होता है। रेंज में देखो साइन का होता है -π/2 से π/2, कॉस का होता है 0 से π, कॉसेक का होता है -π/2 से π/2 में 0 छोड़कर। तो याद रखना, देखो साइन और कॉसेक का सेम है, बस कॉसेक में 0 हट गया है। ठीक है, उसी तरह कॉस और सेक का सेम है, देखो ये दोनों सेम था, ये दोनों भी सेम है, बट इसमें सिर्फ -π/2 कॉसेक में सेक में हट गया है। उसी तरह तुम देखोगे कि अब कौन सा बच गया, ये टेन और कॉट, याद रखना इसका अलग अलग होता है। टेन का ओपन -π/2 से π/2, और कॉट का 0 से ओपन में पाई तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब क्या बोल रहा है, ध्यान देना कि एक्स इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों जो है कभी भी सेम नहीं होता है, ध्यान दे लेना। ये साइन इनवर्स एक्स
शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द साइन। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता है साइन एक्स का इनवर्स। याद रखना, कभी कभी बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो, देखो भाई, सबको बोलते हैं जब पढ़ाते रहे हो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखो। पीडीएफ कभी बनता है कभी नहीं बनता है। इस भरोसे रहोगे कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो फिर जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पीडीएफ मिल ही जाए, है ना। वैसे जो भी टेलीग्राम में है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, क्लास के बाद टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, और अभी चुपचाप शांति से तुम लोग पढ़ो, इसीलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। चैट बंद करो और चैट बंद करके पढ़ना स्टार्ट करो। खाली चैट पे लिखे जा रहे, पढ़ने पे ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और याद रखना ये साइन इनवर्स एक्स जो है, हाँ याद रखना, सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स जो है, ये साइन इनवर्स एक्स तो ठीक है, ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है 1 साइन इनवर्स हो जाता है ये। ठीक है, ये हो जाता है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू सो दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो क्या कहता है कि यहाँ पर सबका जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, व्हिच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कहता है क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है, उसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला जा सकता है। सारा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं निकाला जा सकता। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लें तो उसका इनवर्स नहीं निकाला, वैसे इसका कोई काम ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं निकाला जा सकता है, बस उसका प्रिंसिपल वैल्यू का निकाला जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है तुम्हारा y बराबर साइन इनवर्स एक्स, याद रखना सुटेबल वैल्यू पर डोमेन। y बराबर क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन y। याद रखना यहां से y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। और x बराबर अगर साइन y है तुम लोग लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। और साइन साइन इनवर्स x बराबर x, ये सिर्फ साइन में नहीं होगा, हर एक में होगा। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। 6 होगा। इसमें भी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये इसमें भी 6 में 6 होगा, इसमें भी 6 में 6 होगा। साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स हो जाएगा। ये सारा हमारा 6 का 6 में एक्स हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अगला यहां से देख लो, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स होता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 एक ग्रुप में होता है। ये सब इतना हो गया तुम्हारे पास, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, यहां देख लो क्या है तुम्हारा, यहां से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय एक्स 1 माइनस एक्स वाई होता है। टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
इसका पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इसको याद कर लेना, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई होता है। टू टेन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया इनवर्स का खत्म। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स पर। अब हम लोग कहाँ आते हैं, मैट्रिक्स पर आते हैं। चलो मैट्रिसेस में देखो, अब मैट्रिक्स क्या होता है, इज एन ऑर्डर्ड पेयर रेक्टेंगुलर एरी, कहता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी होता है। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, एक सजावट होता है ना, आयताकार सजावट होता है। ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ और नंबर और फंक्शंस, किसका किसका, नंबर्स का, संख्या का, और फंक्शन फलनों का। ठीक है, तो फलन का, संख्या का, ये जो होता है आयताकार सजावट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दे सकता है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी, क्या है तुम्हारा, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी होता है, किसका किसका, नंबर्स का और फंक्शंस का, नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या बोलता है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम कॉल्ड m बाय n मैट्रिक्स। कहता है एक मैट्रिक्स में अगर m रोज है और n कॉलम्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, m बाय n मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, m रोज और n कॉलम्स है तो उसको हम लोग m बाय n मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसको 2 रो और 3 कॉलम है तो इसको बोलेंगे इसका ऑर्डर 2/3 है। तो m रोज और n कॉलम होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाय n हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाय n हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए आई जे क्या होता है, ए आई जे एम बाय वन। देखो यहाँ पर कॉलमों की संख्या, रो तो m है, कॉलम क्या है, एक है, इसीलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या एक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा 1 2, ऐसा 1 2 3, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है तो ये रो मैट्रिक्स है। पिछला वाला कॉलम था, है ना, पिछला वाला कॉलम था। आगे बढ़ो, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, एम एन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे जब m बराबर n हो। खूब पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, जब m बराबर n हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा, a इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब ए आई जे जीरो हो जाए, ए आई जे जीरो हो जाए जिसका आई बराबर जे ना हो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाता है तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये समझो, 2 0 0 3 0 0 0 4, तो इसमें जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, इसको हम लोग, ये देखो आई जे बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ये सब एलिमेंट जो है ना जीरो होता है, इधर जो है नॉन डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, तो डायगोनल एलिमेंट क्या, जैसे इस एलिमेंट में ए आई जे है और इसमें ए आई जे आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, लेकिन ये सब जो एलिमेंट है ये ए आई जे है, इसमें आई बराबर जे नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, तो जिसका आई और जे बराबर नहीं है वो जीरो हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, ए आई जे एन बाय एन स्केलर मैट्रिक्स कब, जब ए आई जे जीरो हो जाए और ए आई जे के हो जाए, है ना, जिसका आई और जे बराबर नहीं है, जिसका आई और जे बराबर नहीं है वो जीरो हो जाए और जिसका आई और जे बराबर है वो कांस्टेंट हो जाए। मतलब ऐसा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, याद रखना। और कभी कभी ऐसा पूछ देता है 2 0 2 0 0, यहाँ पे 2 0 0, और ये जो है ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कभी कभी ये देख के कंफ्यूज कर जाता है बच्चा, इसको भी स्केलर लिख देता है। याद रखना, अगर 2 ऐसा रहे, इधर इस साइड से बायां थप्पड़ चल रहा है तो ठीक है, वो है ना डायगोनल है, बट इधर से रहे तो डायगोनल नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्या कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ए आई जे 1 होता है, जिसका आई और जे बराबर, और ए आई जे 0 होता है, जिसका आई और जे बराबर नहीं होता है। मतलब ऐसा 1 0 0 1, जिसका आई और जे बराबर है, ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया और नॉन डायगोनल 0 हो गया। इसको बोलते हैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। और ये क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये है तुम्हारे पास। ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने का है? 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होता है। तो तुम बोलोगे सर ये तब तो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट बराबर है तो ये स्केलर भी है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी भी है ये, लेकिन जब आइडेंटिटी बोलेगा तो आइडेंटिटी बोलेंगे, है ना। अदरवाइज ये स्केलर मैट्रिक्स भी है हमारा, ठीक है। क्रैश कोर्स में वेक्टर का एक वीडियो है, आज रात में 9:30 बजे क्लास होगी, उसमें आज वेक्टर खत्म। आज का वेक्टर का दूसरा वीडियो भी आएगा, वेक्टर का दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। और अब वेक्टर, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बाद बाकी और भी क्लास चलते रहेगा, सारा क्लास करें। और ये जो वेक्टर, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी है वो आज से रात से क्लास में चलेगी। वेक्टर भी होगी, प्रोबेबिलिटी भी होगी, एलपीपी भी होगी, है ना। चलो आगे देखो, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ओ से डिनोट करते हैं और इसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। कुछ भी लिख दो, सब एलिमेंट जीरो, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। ओ से डिनोट करते हैं, कोई भी ऑर्डर ले लो, कोई भी ऑर्डर ले लो, सब जीरो मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोलता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है? जब ए आई जे बराबर बी आई जे हो जाए। ए आई जे कहने का मतलब संगत अवयव बराबर हो जाए। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, दो मैट्रिक्स का अगर संगत अवयव बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। और दोनों का ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। ए और बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर m बाय n है और साथ में बी का भी ऑर्डर m बाय n है और बी का भी ऑर्डर क्या है? m बाय n है। तो दोनों का ऑर्डर भी समान होना चाहिए और दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, के ए, ये प्रॉपर्टीज है तुम्हारा। के ए बराबर के पूरा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर के कोई भी स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस ए बराबर -1 बाहर निकाल सकते हो ए को। ए माइनस बी बराबर ए प्लस -1 इंटू बी बोल सकते हैं। ए प्लस बी किसके बराबर होता है? बी प्लस ए के बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स में ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। और के ए प्लस बी, के हमारा कोई भी स्केलर है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ए प्लस बी है तो इस 2 से ए को भी मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 से बी को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता है तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हो जाता है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है तुम्हारा, के प्लस एल ए बराबर के ए प्लस एल ए हो जाता है ना। मतलब के और एल दोनों ही क्या है तुम्हारा? के प्लस एल जो है दोनों ही। भाई अभी क्वेश्चन कहां से हिंदी में लाएं? अभी तो जो ला चुके हैं ये देखो, बाद में देखेंगे क्वेश्चन हिंदी में लेके आते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ये पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ो, ठीक है। बाद में समय मिला तो फिर हिंदी में भी कर देंगे। अभी तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन है हमारे पास, अभी इसको बदल तो नहीं सकते हम ना। अभी यही क्वेश्चन है हमारे पास, बाद में देखेंगे हिंदी में, ठीक है। अभी इसी को देखो, ठीक है। तो क्या होता है? के प्लस एल ए बराबर के ए प्लस एल ए, ठीक है। ये ए जो है ना के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ए जो है एल के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर के और एल कांस्टेंट है दोनों, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में और आता जब भी है बच्चे सारे छोड़ के, है ना, बच्चे सारे छोड़ के जो है चले आते हैं। याद रखना गुना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बराबर, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लग रहा है आएगा एग्जाम में, ठीक है। कि ए बराबर क्या है हमारे पास? ए आई जे एम बाय एन है, बी बराबर बी जे के एन बाय पी है। तो ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है ए बी तो सी आता है और सी बराबर आई के एम बाय पी आता है। सी बराबर आई के एम बाय पी आता है और ये सी आई के क्या होता है? समेशन, याद रखना समेशन जे बराबर 1 से लेके एन ए आई जे बी जे के।
ये गुना का जो है थ्योरी है। आप जो मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट सीख लेते हो कि रो को कॉलम से कर रहे हैं, उसका ये थ्योरी है। तो ये बहुत चांस है कि आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है बिहार बोर्ड में, बस सीबीएसई में आ चुका है और भी दूसरे दूसरे बोर्डों में आया, बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है। तो हमको क्यों लग रहा है कि ये शायद पूछ सकता है, ठीक है, हमको शायद ये लग रहा है पूछ सकता है। चलो ठीक है, तो ये आ गया। और उसी तरह मल्टी याद रखना, सी आई के पूछेगा कि ए दिया रहेगा कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है, बी बराबर बी जे के एन बाई पी है, और सी बराबर सी आई के एम बाई पी है, ठीक है। तब सी आई के क्या होगा, तो सी आई के क्या होगा, समेशन जे का वैल्यू 1 से लेके एन ए आई जे बी जे के। अब ए बी सी कर लो या ए बी को पहले गुना करके सी कर लो, बराबर होता है। ए बी प्लस सी कर लो या ए बी प्लस ए सी कर लो, बराबर होता है। ए प्लस बी सी कर लो, ए सी प्लस बी सी कर लो, ये सब बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहां पर ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है कि ए बराबर ए आई जे एन बाई एम बाई एन है, तब ए डैश ट्रांसपोज जो बोलते हैं, और ए टी एक्चुअली ये ऐसा होगा, ए का पावर टी होगा ऐसा, तो ये हो जाएगा ए जे आई एन बाई, मतलब रो कॉलम में बदल जाता है। पहले ही पता था कि अगर ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है, अब तुमको निकालने आता है, देखो सारे बच्चों को निकालने तो आता है ट्रांसपोज, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है ना, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, है ना, ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए आई जे था तो ये जे आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जे आई बन जाएगा। और यहां पर ऑर्डर क्या था, यहां पर ऑर्डर था एम बाय एन, तो वो क्या बन जाएगा, एन बाय एम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन बाय एम बन जाएगा, पहला बात। दूसरा देखो, ए डैश का डैश ए होता है, के ए का डैश के ए डैश होता है, ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश होता है, ए बी का डैश बी डैश ए डैश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो कम से कम हर बार, मतलब कि हर 2 साल में एक बार पूछता है ये वाला, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो ध्यान देना, है ना। अभी कुछ और बता रहे हैं, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा, और इसके साथ ये भी लिख लो, ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाएगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर माइनस ए हो जाएगा, और ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखते हैं, वो क्या होता है, वो ये होता है बेटा, देख लो, ए बराबर क्या हो जाता है, 1/2 ए प्लस ए डैश, अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ये वाला सिमेट्रिक पार्ट है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, तो ए बराबर ए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है, ठीक है। ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन याद रखना, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, 3 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। किसी भी रो को किसी भी कॉलम के साथ बदली कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ बदली कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ बदली कर सकते हैं, किसी रो को किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी रो और दूसरे रो में कुछ गुना करके जोड़ सकते हैं, है ना, आर आई प्लस के आर जे, मतलब एक रो में किसी दूसरे रो में किसी संख्या से जो गुना करके जोड़ दो तो नया जो रो मिलता है, वो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। और सेम काम आप किसके साथ कर सकते हैं, कॉलम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आने का चांस नहीं है ज्यादा, देख बस जो था बुक में हम सारा लिखे हैं, तो फिर यहाँ भी देख लो आप। कहता है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है। ये बहुत आता है कि अगर मान लो क्या है तुम्हारा ए इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है, तो ठीक है। कहता है क्या ए इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, तो याद रखना अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। कह देगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या ए इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है तब क्या होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो बी को हम लोग ए का इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। कहता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कहता है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है तो वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 इनवर्स हो सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मत बनाना, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन आज तक पूछा नहीं गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो बेटा 2/2 का तो फिर भी आसान है, 3/3 का तो आएगा तो छोड़ देना ही, उसके जगह दूसरा बना लेना, ठीक है।
वो बहुत लेंदी है और गलती होने का पूरा चांस रहता है। आगे बढ़ो, अब चलो चैप्टर 4 आते हैं डिटर्मिनेंट पर। चैप्टर 4 आते हैं डिटर्मिनेंट पर। देखो डिटर्मिनेंट क्या है हमारा। सबसे पहले ये बहुत बार पूछा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 1/1 देन गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए। कहता है अगर मान लो किसी भी डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर 2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 2 ही हो जाएगा। ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। 5 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। -4 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। याद रखना ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वो स्वयं होता है, खुद होता है। अगर तुमको बोल देगा कि ए बराबर मान लो 5 है और बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना, या ए बराबर मान लो 7 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ए भी 7 हो जाएगा। कह देगा बी बराबर, अगर इसका बी बराबर -6 है, कहेगा इसका डिटर्मिनेंट बताओ बी का क्या है, तो -6 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, देखो ये 2/2 का, ये तो सबको पता ही है तुमको कि a11 a12 है, तो क्या हो जाएगा, ये पूछ सकता है कि डिटर्मिनेंट a बराबर क्या हो जाएगा अगर a बराबर इतना है। ठीक है, सबको करने तो आता है, इसी सब में बच्चा फंस जाता है कि हम जानते हुए नहीं बनाए। क्या होता है, सबको आता है a बराबर a है, तो अगर तुमको डिटर्मिनेंट निकालने देगा तुम गुना कर दोगे, लेकिन पूछेगा कि डिटर्मिनेंट a क्या होगा, तो याद रखना a11 a22 और a21 a22 a21 a12 a12 a21 ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये सब जानते हो, बस याद रखना कि ऐसा भी शकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे घबराना मत। आगे बढ़ो, ये तो 3/3 का समझ ही लियो। ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A1 B1 C1 ऐसा। इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, A1 को छोड़ो, ये अपना रो खत्म, अपना कॉलम खत्म, ये ले लिया। ये एक्सपेंड सबको आता है तुम लोगों को, ठीक है, एक्सपेंड बचपन से करते आए हो, तो ये एक्सपेंड है तुम्हारा, इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या सेटिस्फाई करता है, डिटर्मिनेंट क्या सेटिस्फाई करता है, ध्यान देना। पहला कि डिटर्मिनेंट ए का जो तुम्हारा देखो सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ए डैश का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट, दोनों बराबर होता है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर लो या उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कर लो, दोनों ही बराबर होता है। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, अगर किसी दो रो को हम इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदली करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। डिटरमिनेंट साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तीसरा बात क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। कहता है इफ यू मल्टीप्लाई ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बाय अ कांस्टेंट, कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से गुना कर दो, तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट में ही, पूरा डिटर्मिनेंट के वैल्यू में ही उस कांस्टेंट से गुना हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलो देखो, देखते हैं क्या है तुम्हारा। मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय अ के, कहता है किसी भी के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट को, किसी भी के से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो क्या होता है, वो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है या किसी एक कॉलम। ये खूब पूछा जाता है और खूब बच्चे गलती करते हैं। ऐसा होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा किसी में एक मैट्रिक्स में 3 4 5 6 5 6, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसी एक ही रो या किसी एक कॉलम में होगा, सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा। और ये खूब पूछा जाता है ना, तो क्या होता है, याद रखना, तुमको चेक करना होगा इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। अगर पहला रो में करो तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, दूसरा को नहीं करेंगे कुछ भी, 5 6 हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा रो में करो तो 3 4 बचेगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये भी आंसर हो सकता है। पहला कॉलम में करो तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और ये 4 6 हो जाएगा। और दूसरा कॉलम में करो तो क्या हो जाएगा, 3 5 और क्या होगा 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो ऐसा, तो ध्यान देना, यहां पर देख रहे हो बच्चों क्या हो रहा है, ये चारों आंसर हो सकता है। तुमको ढूंढना है कि 4 में से कौन है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा, इसके अलावा और कोई आंसर। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप जाओ मैथमेटिकल मास्टरिंग मैथ्स क्लास के चैनल पर, वहां पर पूरा हमने 100 जो है 100 जो है हम लोगों ने क्या किया है, 100 जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100 किया है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है, और
50 क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग किए हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हैं और 250 ऑब्जेक्टिव किए हैं। तो मास्टरिंग मैथ क्लास इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पर जाओ, उस चैनल पर चले जाओ, वहां पर जाके तुमको सारा मिल जाएगा, सारा कराए हुए हैं। ठीक है, कुछ भी चीज, शायद ही कोई चीज छोड़े हैं जो कि एग्जाम में तुम लोगों का जरूरत है और हमने नहीं कराया है, सब चीज कराए हुए हैं। ठीक है बच्चों, बस आप लोगों को पढ़ना है, जाके वहां देखो, हर चीज, एक एक चीज मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, हर चीज मिलेगा। टेस्ट लिए तुम लोगों का, टेस्ट सीरीज कराएं, सब चीज कराएं, कुछ भी नहीं छोड़े। और जो 4 दिन बचा हुआ है, जो भी रहा सहा कसर है, वो सब करा देंगे। आपका कुछ भी नहीं छोड़े हैं हम, आप अगर देखोगे तो आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, आप सब चीज करा चुके हैं हम। ठीक है, तो वहां पर जाके जो है, वहां पर जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। चलो, बहुत कर रहे हो तो कोशिश करेंगे कि कुछ एक बार एक जगह क्वेश्चन ही आप लोगों को दे दें कि ये सब क्वेश्चन बना लो फिर से। तो वो लास्ट में, क्योंकि इतना कर लिए, लास्ट में फिर से जो है और क्वेश्चन छांट के कि चलो 100 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, है कि नहीं। 100 ऑब्जेक्टिव, 50 शॉर्ट और 20 लॉन्ग, वो भी हम करके दे देंगे कि एकदम चुन के 100 ऑब्जेक्टिव की 100 में से कम 40-50 आ जाए, 30-40 तो आराम से आ ही जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव दे देंगे और 50 लॉन्ग शॉर्ट दे देंगे, 2-2 मार्क्स वाला, और 20 लॉन्ग दे देंगे, और इससे में भी आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एलिमेंट, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, है ना, इक्यू मल्टीप्लाई ऑफ द corresponding elements of other rows और column are added, then the value of determinant remains same। क्या कहता है यहां पर, साफ साफ क्या हो रहा है कि अगर हो रहा है हमारा RI और एक कोई भी रो उठा लो और उस रो में किसी से गुना कर लो, KRI KRJ, तो ये करने पर डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये तो तुम्हारा रूल था, ये वाला याद रखना, ये एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट एरिया इक्वल टू 1/2 x1 x2 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसा। या इसी को उलट के भी लिख सकते हो, कैसे, 1/2 ऐसे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और ये हमारा 1 1 1। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये भी होता है। तो ये लिख लो एरिया का वैल्यू, या ये कर लो, दोनों ही बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि हाँ, कोफैक्टर माइनर क्या होता है, MIJ बराबर क्या होता है, माइनर को MIJ बोलते हैं। और ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट कर लेता है, तो ये तो नहीं पूछेगा कि MIJ क्या होता है, अपना रो अपना कॉलम डिलीट करके जो भी बचता है वो होता है, अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करके जो भी डिटर्मिनेंट होता है वो यहां से आ जाता है MIJ से। और AIJ जो होता है, इसको कोफैक्टर बोलते हैं, ये -1 का पावर I + J होता है और साथ में MIJ हो जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये तो सवाल बनाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। देखो, जिस भी मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तुम्हारा I 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो क्या आएगा, 1 0 0 1 बराबर आ जाएगा 1। तो 1 आया। अगर डिटर्मिनेंट A बराबर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स होगा, तो आइडेंटिटी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल इनवर्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अलग बात है वो अपना इनवर्स खुद होता है, वो अपना इनवर्स खुद होता है, याद रखना, ठीक है। तो A इनवर्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिटर्मिनेंट बराबर, ध्यान देना, एक डिटर्मिनेंट बराबर A11, ये जो है एक डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है A11, साथ में जो भी होगा, ये जैसे कि मान लो क्या है तुम्हारा, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, ठीक है, ये है तुम्हारे पास। और इसका डिटर्मिनेंट, पहला रो पकड़ोगे तो A11 इसके साथ कोफैक्टर लगा दो, A12 इसके साथ कोफैक्टर लगा दो, और A13 इसके साथ कोफैक्टर लगा दो, A13। इसी तरह ये तो पहला रो पर आया, इसी तरह आप दूसरा रो पर भी ले सकते हो। A21 इसके साथ कोफैक्टर लगा दो, A21, A22 इसके साथ भी कोफैक्टर लगा दो, A22, ये आता है ऑब्जेक्टिव में।
A23, इसके साथ भी A23 लगा दो, ये हो जाएगा। तीसरा रो अगर करना चाहो तो A31, इसके साथ कोफैक्टर A31, A32 इसके साथ कोफैक्टर A32, A33 इसके साथ कोफैक्टर A33, ये हो गया। इसी तरह से हम कॉलम में भी, ये तो रो वाला हुआ, कॉलम में भी लगा सकते हो। इस तरह से 6 तरीके से ये तुम्हारा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। और इसके अलावा कुछ भी हो जाए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अलावा, ये 6 के अलावा और अगर कुछ हो जाए, इधर उधर कर दो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए ऐसा है तो इसका एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर का, इसका कोफैक्टर है, देखो A11, A12, A13 इसका कोफैक्टर है, लेकिन क्या है? उस ट्रांसपोज हो गया है। ये तुम्हारा रो में चल रहा था, यहां पर क्या हो गया? कॉलम में आ गया। तो ये देखो तुम्हारा रो में चल रहा था, इसी को कोफैक्टर लिख के क्या किया? कॉलम में कर दिए, तो ये हमारा एडजॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट बन गया। देखो ये वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए, और ये किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ए आई के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी सिंगुलर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलते हैं? जब डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो जाए, तो इसको हम लोग सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलते हैं? जब डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो जाए तो उसको सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन सिंगुलर कब होता है? इसी में नॉन सिंगुलर कब होगा? अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर होता है जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर बोलते हैं। आगे बढ़ो, क्या कहता है कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई है हमारे पास, ठीक है, ए का इनवर्स संभव है। अगर बोल रहा है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स अभी बताए भी थे, ए इनवर्स बराबर बी होता है। ठीक है, ए इनवर्स बराबर बी होता है। और ए इनवर्स का इनवर्स अगर कर लो तो वापस से ए आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है उसको वो ए हो जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर, और ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ए इनवर्स कितना होता है तुम्हारा? 1/a एडजॉइंट ए, 1/a एडजॉइंट ए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी तो जरूरत नहीं है कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। A1 इससे एक मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 x बराबर XY Z और B बराबर D1 D2 D3, और यहां से क्या होता है? ए बी बराबर एक्स हो जाता है। ए बी बराबर क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। और एक्स का वैल्यू जब निकालते हैं तो एक्स बराबर, ये में भी पूछ सकता है कि ए इनवर्स बी हो जाता है। एक्स क्या होता है? ए इनवर्स बी हो जाता है। ठीक है, एक्स क्या होता है? ए इनवर्स बी हो जाता है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है कि ध्यान देना कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, तब तो क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन होगा, और उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो गया? इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। और अगर ए बराबर 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ए बराबर 0 में 2 केस चलता है हमारा। ए बराबर 0 में 2, ए बराबर 0 सॉरी ए बराबर 0 नहीं है तब कंसिस्टेंट, और ए बराबर 0 नहीं है तब इनकंसिस्टेंट होता है। 2 केस में क्या चीज? इसमें 2 बातें आती है। एडजॉइंट ए गुना बी 0 नहीं है तो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और एडजॉइंट ए गुना बी 0 हो गया तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, बट ये सब आने वाला नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते। चलो चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में? ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, रियल फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, ये सब अपना काम का नहीं है। यहां से देख लो क्या होता है तुम्हारा, याद रखना फॉर्मूला, d/dx साइन इनवर्स x 1/√(1 माइनस x स्क्वायर, d/dx cos इनवर्स x माइनस 1/√(1 माइनस x स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx sec इनवर्स 1/x√(1 माइनस x स्क्वायर, d/dx cosec इनवर्स माइनस 1/x√(1 माइनस x स्क्वायर, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो चलो इधर ना जगह बचा हुआ है तो हम ना क्या करते हैं, आपको कुछ लिखा देते हैं डिफरेंशिएशन।
कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स का पावर एन इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स एक्स जो होता है वो डी बाई डी एक्स एक्स जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स जो होता है 1/2 रूट एक्स हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स रूट एक्स के बाद 1/x ले लो तो 1/x होता है, तो तुम्हारा क्या हो गया, -1/x² हो गया। डी बाई डी एक्स 1/x का पावर n ले लो तो क्या होता है, -nx का पावर n-1 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा ये बेसिक्स जो था तुम्हारा, जो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था 11th में पढ़ा था, वो है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर, ये तो हो गया हमारा। अब यहां से देखो, तो ये तो रॉल्स थ्योरम बोल रहा है। रॉल्स थ्योरम देखो क्या होता है। ठीक है, रॉल्स थ्योरम क्या होता है, रॉल्स थ्योरम रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए बी से लेके आर में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तब क्या कहता है ए और एफ बी बराबर है, तो ऐसा होता है कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाता है। याद रखना, एफ डैश सी बराबर रॉल्स थ्योरम में कि अगर मान लो फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन जो ए से बी में है, फंक्शन क्या है तुम्हारा ए से बी में, पहला बोल रहा है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दो बात, तीसरी बात एफ ए बराबर एफ बी है, ये तीन बात होता है, एफ ए बराबर एफ बी है, ये तीन बात होता है, तो एफ डैश सी क्या होता है, 0 हो जाता है। एफ डैश सी क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलो, रॉल्स में वही, मीन वैल्यू थ्योरम में वही, जिसमें दो ही बात होता है, पहला तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। इसमें ये दोनों बराबर नहीं होता है, कंटिन्यूअस तो होता है पिछले वाले की तरह, डिफरेंशिएबल भी होता है, और एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होता है। तो जब ऐसा होता है तो एफ डैश सी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होता है, बी माइनस ए के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलो अब आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं बच्चों। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये सारे रूल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फॉर्मूला नहीं है, ये सब रूल्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जितना था, जो भी था जिससे आ सकता था ऑब्जेक्टिव्स, वो कर दिया। मेनली जो ऑब्जेक्टिव आता है वो इंटीग्रेशन से आता है। मेनली जो आता है ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फार्मूला वाला, वो इंटीग्रेशन से आता है, वेक्टर से आता है वो मेनली। तो उसमें मेनली वेक्टर और इंटीग्रेशन, इसका वेक्टर का रूल और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है। 7 इंटीग्रल्स में सबसे पहले तो ये तो कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, देख लो ध्यान से। क्या रूल्स है तुम्हारा कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो अलग से एफ एक्स कर लो, अलग से जी एक्स कर लो, है ना, सिंपल सा बात है। अलग अलग कर सकते हो इसको, अलग से एफ एक्स कर लो, अलग से जी एक्स कर लो। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन के एफ एक्स है, के एफ एक्स है, के को बाहर निकाल लो, के को क्या करो, बाहर निकाल लो, के बाहर इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा टर्म है, सबको अलग अलग करके, ये रूल है इंटीग्रेशन बनाने का। ये रूल जो है तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, रूल्स है तुम्हारा, ये रूल्स है तुम्हारा, तुम लोगों को पता ही है, इस रूल से हम लोग सवाल बना सकते हैं आसानी से। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। अब यहां से काम की बात आती है कि सबसे पहला क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स प्लस सी। आगे देखो, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये सारा याद रखना है आपको, इससे आने का पूरा चांस है। देखो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स बाई लॉग ए होता है, डी एक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस
सी हो जाता है। और dx बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है, log x प्लस सी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अच्छा ये रूल से याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन का कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, ए बाय एक्स माइनस 1 बी बाय एक्स माइनस बी करके। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो ए बाय एक्स माइनस ए, अब बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर जो होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी नीचे है, तो ए के नीचे एक्स माइनस ए, बी के नीचे एक्स माइनस बी, सी के नीचे एक्स माइनस सी हो जाएगा। फिर क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी क्या होता है, ए बाय एक्स माइनस ए, बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी बाय एक्स माइनस बी। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, यहाँ पर देखो ए बाय एक्स माइनस ए, बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने का रूल था, इसको याद रखोगे तो तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन आराम से टूट जाएगा। अब आगे देखो क्या है तुम्हारा, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है सब्स्टिट्यूशन से जो बनता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है log sin x होता है ना। उसी तरह sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, इस तीनों में से एक को आना तय है। क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। याद रखना ये बिल्कुल आना है, आना ही आना है, इस तीनों में से एक फॉर्मूला पक्का आएगा। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए log ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, और dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, इससे पक्का आएगा, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, और dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो याद रखो बेटा, ये तीन, 1 2 3, ये तीन, और यहाँ पर ये तीन, मतलब ये 6, ये 6 याद रखो। कम से कम एक तो कंफर्म आएगा, 2 भी आ सकता है, एक में तो कोई इसको काटने ही वाला नहीं है। ये 6 तो एकदम पक्का याद कर लेना है ना, एक तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो इसको ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का याद रख लेना, 2 फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला दोनों चीज में काम आएगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, f1x f2x dx, f1 को छोड़ो, पहला वाले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले वाले को डिफरेंशिएट, दूसरे वाले को इंटीग्रेट, पूरे को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है, e टू दी पावर x fx dx प्लस c हो जाता है, e टू दी पावर x fx dx प्लस क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारा, ये तीन भी याद रखना, ये तीन अभी तक नहीं पूछा गया है, अभी तक नहीं पूछा गया है तीन, तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा ये तीन, लेकिन आई थिंक हो सकता है ये पूछ दे। ये तीन फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा है, बट क्योंकि फॉर्मूला है और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है इस बार। क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या हो रहा है, एक्स बाय ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है तुम्हारा, प्लस वाले में एक्स बाय ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और तीसरा ये तुम्हारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, अभी तो हम करा देते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या था, कल हो रहा था कि हिंदी 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 जो है वो तो, और इसमें क्या था कि हमने बहुत सारा रूल भी डाल दिए है ना, लेकिन हम लोग लास्ट वाले दिन जो है, लास्ट वाले अभी तो रूल डाल दिए, लेकिन लास्ट 31 तारीख को हम अभी तैयार कर रहे हैं आप लोगों का
ढूंढ ढूंढ के बस वो सब ही ऑब्जेक्टिव करेंगे, कोई आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, है ना। ऐसा सारा ऑब्जेक्टिव हम जमा कर रहे हैं और वो हो जाएगा मेरा 31 तारीख को उसका क्लास लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जाके 1 तारीख को 31 के रात में ले लेंगे, लास्ट क्लास में ले लेंगे फॉर्मूला का, और वो पूरा जो कि डायरेक्ट दूसरे दिन एग्जाम में आ जाए ऐसा फॉर्मूला को भी कोशिश करेंगे कि सारा फॉर्मूला को हम किस फॉर्म में लाएं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएं, कि देखो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसा आएगा। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम कर पाए सारा फॉर्मूला को, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला को अगर ऐसे कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ टाइप ये dx बाई क्या है तुम्हारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर dx बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है ना, परिपूर्ण वर्ग बना के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। परिपूर्ण वर्ग बना के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये परिपूर्ण वर्ग विधि से हम लोग इसको हल करते हैं ना। चलो आगे देखो क्या है, यहां भी वही है। अगर ऊपर क्या है, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि ऊपर वाले को px प्लस क्यू को क्या करते हैं, a और d बाई डी एक्स नीचे वाला, अब प्लस b, इसको सॉल्व करके a और b का मान निकाल के अलग अलग करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ, पूरा इनवर्स का पूरा फॉर्मूला बता देंगे। उसमें से बहुत बच्चों का कहना था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का भी बता दो, तो जो जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है 11th वाला वो भी बता देंगे, ठीक है। तो जरूरत जो जो हम अपने मन से बनाए थे, बट बच्चों के हिसाब से जो जरूरत है, 31 तारीख को फिर से फॉर्मूला वाला क्लास हम लेंगे, ठीक है। आज तो ये देख लो अभी पूरा बनाया हुआ, 31 तारीख को दोबारा लेंगे। तो एक ही वीडियो में उसके लिए 2 अलग अलग नहीं, एक ही वीडियो में होगा, और वो 1 घंटे के ही क्लास में सारा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, ये प्रॉपर्टी है तुम्हारा, याद रखना। जैसे ये प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है ना। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि जिसका ये दोनों ऐसा जो रहता है, अभी आज ही था एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का, ए से बी था, बी से ए था। उल्टा अगर रहता है तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ टी डी टी हो जाता है। एक्स के जगह टी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा में क्या होता है कि आपस में अगर ये दोनों चेंज हो जाए, लिमिट अगर आपस में चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो बस इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो वो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ए से बी चल रहा है, तो ए और बी के बीच में अगर कोई नंबर है तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ये याद रखना सबसे। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला का ये राजा है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि 0 से एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली इसी का एक्सटेंशन है ये। यहाँ पर ए के जगह 0 आ गया तो 0 प्लस बी करोगे तो वही 0 ही आ जाता है। तो इसीलिए 0 प्लस बी करोगे तो बी आ जाएगा। तो इसी का है, बस यहाँ ए से बी था, यहाँ 0 से है, इसी फॉर्मूला को बिठा के यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स। बेटा ना वो जो पीडीएफ जो है नहीं ये हो पाता है अच्छे से, एक्चुअली कुछ फंसा हुआ है। हाँ चलो, पीडीएफ देखो जो जो बन पाता है वो 31 तारीख में वो पीडीएफ वो दे देंगे, वो आप याद कर लेना, ठीक है। वो कल वाला नहीं हो पाया पीडीएफ, ठीक है। कल वाला नहीं हो पाया पीडीएफ, वो हम कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। अभी यहाँ से देख के याद करो, फिर फॉर्मूला के लिए 31 तारीख को मेनली सवाल बनाने पर फोकस करो। और आज फिर से क्लास लेंगे हम, अभी 2 बजे से 2:15 से क्लास होगी 30 डिफिनिट इंटीग्रल्स का 30 डिफिनिट इंटीग्रल्स का आज क्लास होगा 2:15 बजे से। सब लोग वहां पर रहिएगा। और आज रात में भी क्लास होगी इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव 30। अभी डिफिनिट इंटीग्रल का करेंगे, रात में डिफरेंशियल इक्वेशन का करेंगे। रात में किसका करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव कर करके, ऑब्जेक्टिव में जो भी थोड़ा सा कमी रह जाता है वो पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है अगला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स होता है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है कब, जब f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए। और इसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है कब, जब f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। उसी तरह माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स जब f इवन फंक्शन हो।
और यही चीज हो जाती है जीरो, यही चीज हो जाती है जीरो कब, अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा वहां पे नीचे में दिया हुआ है कि माइनस एफ एक्स बराबर हो जाए तो तुम्हारा ये ऑड फंक्शन, हाँ ये तो यहाँ नीचे दिया हुआ है ही, हमारा नीचे दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, है ना, कि अगर ऑड है तो जीरो होता है, इवन है तो टू हो जाता है, टू जीरो से ए हो जाता है, ठीक है, टू जीरो से ए हो जाता है। आगे बढ़ो। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में याद रखना कुछ भी ज्यादा नहीं होता है, एरिया जो होता है ए से बी वाई डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, वाई को एफ एक्स लिखते हैं, ये एरिया हो जाता है तुम्हारा, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, एरिया सी से डी एक्स डी वाई, तो सी से डी, यहाँ एक्स के जगह क्या है ना, फाइव वाई बोल सकते हैं, एक्स जो है वाई का फंक्शन है तो वाई का फंक्शन ले लेते हैं, इस सब का आएगा नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है हमको, यही कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है। अब देखो फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो ए से बी, अगर दो कर्व है, एक कर्व ऐसा चलता है ऊपर से, एक कर्व चलता है नीचे से, और कह रहा है कि हमको ऐसा कर्व चलता है और कह रहा है कि हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ऊपर वाला एफ एक्स है और नीचे वाला जी एक्स है, और यहाँ पर x इक्वल टू ये a है और x इक्वल टू ये b है, तो a से b एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये इसका एरिया हो जाता है। इस सब में कुछ नहीं है, छोड़ो, ठीक है। और ये जो है ये ऐसा है कि अगर तुम्हारा ग्राफ इस टाइप से चला और इस टाइप से चला और यहाँ से ये x इक्वल टू a आ रहा है, x इक्वल टू a आ रहा है, ठीक है, और ये वाला b आ रहा है, x इक्वल टू b आ रहा है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू क्या आ रहा है, c आ रहा है, और ये एफ एक्स है, तो देखो ये एफ एक्स ऊपर है, ये नीचे आके एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स है यहाँ, और ये ऊपर जाके जी एक्स आ गया, इसका जो एरिया आएगा ए से बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स चल रहा है इसका एरिया के लिए, और बी से सी तक, बी से सी तक ऊपर जी एक्स है, ये बी से सी हो जाएगा, बी से सी तक, और ए से अच्छा हम ना यहाँ पर बी, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, अब सही है, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, अब सही है तुम्हारा, है ना। तो ए से सी तक, ये सी है तुम्हारा, ए से सी तक जो है तुम्हारा एफ एक्स ऊपर जी एक्स नीचे, और सी से बी तक जी एक्स ऊपर और एफ एक्स नीचे हो जाता है, ऐसा हो जाता है तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बस दो बात याद रखना है, दो क्वेश्चन आएगा जरूर, डिग्री और इसका ऑर्डर बताने के लिए। तो याद रखना कि कोई भी, जैसे यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स है प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो चेक करना है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो ये कितने बार डिफरेंशिएट, ऑर्डर क्या होगा, कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका ऑर्डर जो होगा वो दो हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन को देख लो वो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, जितने बार भी डिफरेंशिएट हुआ है वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, जितने बार डिफरेंशिएट हुआ है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और डिग्री का अगर हम बात कर लें, हाँ डिग्री का ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर होता है, और डिग्री क्या होता है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिग्री क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिया हुआ है, और प्लस कुछ भी साइन एक्स दिया हुआ है, साइन वाई दिया हुआ है, और जीरो दिया हुआ है। इसमें तुमको क्या देखना है, ऑर्डर तो ये तीन आया, और इसका पावर अगर मान लो इसका पावर तीन है, इसका पावर चार है, ऐसा, तो यहाँ पर देखना है कि जैसे कि बहुत लोग ये चार, इसका डिग्री नहीं होगा, डिग्री कहाँ से मिलेगा, जहां से ऑर्डर तुम ढूंढे थे, यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है, तो इसका पावर एक है, इसीलिए इसका डिग्री जो है वो एक हो जाएगा, डिग्री जो है डिग्री एक हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। लेकिन याद रखना डिग्री डिफाइंड नहीं भी होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है डिग्री, अगर मान लो हमारे पास ऐसा दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स दे दिए, किसी भी फंक्शन के अंदर में जो है ना डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, ठीक है, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, किसी फंक्शन के अंदर में आ जाए, ये क्या होता है, तब पॉलिनोमियल ही नहीं होता है, और इस तरह क्या होगा, तुम्हारा डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसका डिग्री फिर निकाल ही नहीं सकते हैं, डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना कि इसका डिग्री नहीं होगा, ऑर्डर तो हो जाएगा दो, बट इसका डिग्री नहीं होगा, ठीक है। याद रखना ऐसा भी पूछा जाता है कि कब, जैसे ई का पावर में आ जाए, ई का पावर में आ जाए डी वाई बाई डी एक्स,
इस तरह का अगर फंक्शन में आ गया, कहीं लग गया, तो फिर उसका डिग्री ही डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो वही हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया यहाँ पर। हाँ, अभी देखो क्या है तुम्हारा, ये बहुत बार पूछा जाता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्व टू क्यू है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है, ध्यान देना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है बहुत बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस पर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव रात में करेंगे। ठीक है, 8 बजे के आसपास क्लास होगी, तो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और मास्टरिंग मैथ्स फिर वो जो 5 डे वाला चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, आज भी आपको मिल जाएगा। तो आज थोड़ा जल्दी 5:30 बजे से ही प्रीमियर चालू हो जाएगी, है ना। 5:30 बजे से 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का होता है, तो 7:15 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो 7:30 या 8 बजे से जो है हम लोग आज फिर इसी चैनल पर 30 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। अभी तो करेंगे 2:15 में करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का, और रात में जो है करेंगे 8 बजे के आसपास, 7:30 से 8 बजे के आसपास करेंगे, वो होगा हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का। और फिर रात में जो क्लास चलती थी, जैसे कि कल हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वो वेक्टर खत्म करेंगे आज रात में हम लोग। ठीक है, वेक्टर भी खत्म करेंगे, देख लेंगे उसमें। अब छोटा सा थोड़ा सा देर के लिए वेक्टर बचा हुआ है, अगर वेक्टर नहीं तो आज एलपीपी स्टार्ट करके पूरा का पूरा एलपीपी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, और दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, दोनों में से जिस पर भी आ जाएंगे, ठीक है, जिस पर भी आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई चैनल जाम हो जाता है तो दूसरे चैनल पर चले जाते हैं, तो जिस पर भी होगा किसी पर आके हम लोग क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। कोई भी चैनल होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो उस पर लाइव होता ही नहीं है, नहीं होने लगता है, कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, तो इसीलिए 2 चैनल रखें कि जिस पर इजीली टेक्निकली जहां दिक्कत हो तो जिस पर इजीली जा सकते हैं वहां पर आराम से चले जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में कुछ खास नहीं होगा। क्या पहला बात बोला कि अगर मान लो, ध्यान दे लो कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे देखो, इसी का अगर डायरेक्शन रेशियो का बात करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है तुम्हारा, ए बी सी से डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो को, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन होता है, और एल इक्वल टू ए बाय आर, एम इक्वल टू बी बाय आर, एन इक्वल टू सी बाय आर होता है। ठीक है, ए बी सी एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, और आर तो तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सब नहीं पूछेगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पूछ सकता है, हमेशा याद रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है ये 1 होता है। ठीक है, वेक्टर में कभी भी पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन का सम का स्क्वायर 1 होता है, तो ये पूछा जा सकता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये 1 होता है। सेकेंड चैनल मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। एक्चुअली वही मेन चैनल है, ये सेकेंड चैनल है। इसको इसलिए बनाए थे कि कभी बीच में क्या होता था, कभी कभी लाइव आने में दिक्कत हो जाती थी, तो फिर पता चलता था जिस समय लाइव आना है उस समय आ नहीं पाए लाइव, तो इसीलिए इस चैनल को बनाए। तो यहाँ पर भी दोनों में से चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों में से किसी में भी ले लेंगे हम लोग क्लास। कहता है वेक्टर ऑफ अ सम ऑफ 3 एंगल्स, कहता है कभी भी याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मान लो यहाँ पर ए बी सी ये 3 वेक्टर है, ठीक है, और इसका एक ही डायरेक्शन में अगर तीनों का सम निकालो, एक ही डायरेक्शन में तीनों का सम निकालो तो 0 हो जाएगा, है ना। ये वेक्टर बोलता है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0, 0 वेक्टर। अगर इसको यहाँ प्लस हम लोग अगर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस ये वेक्टर करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 वेक्टर होती है, याद रखना। ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। हाँ, मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। चलो देखो क्या हो रहा है, फॉर द गिवन वेक्टर ए इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है, याद रखना यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, किसी का भी यूनिट वेक्टर, ए का बी का सी का डी का जिसका भी यूनिट वेक्टर बोलेगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए ये होता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर पूछे तो यहां से ये कर लेना। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर अगर इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक है वेक्टर यहाँ से दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है और ये m/n में डिवाइड हुआ है, तो ये ऐसा हो जाता है एम ए वेक्टर प्लस इसका जो आर वेक्टर का जो आएगा ना, तुम्हारा आर वेक्टर का जो आएगा वेक्टर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा एम एन ए एम प्लस एन है ना, तो एम एम ए प्लस एम बी प्लस एन ए, इसको उल्टा लिखना चाहिए था, एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। और इसी को ये इंटरनल होता है तो इसका देख लेना, इंटरनल का क्या होता है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। और एक्सटर्नल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो इंटरनली डिवाइड हुआ है ना, आर इंटरनली, जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये पी है, इंटरनली डिवाइड हुआ तो m/n में इंटरनली डिवाइड हुआ तो ऐसा हो जाएगा, एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड होता है। इस बार जो है ये तुम्हारा p है, ये a है, ये b है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर r है, और m/n यहाँ से यहाँ होता है, ये m और ये तुम्हारा n हुआ, तो इसमें डिवाइड होगा तो तुम्हारा इंटरनल डिवीजन होगा तो प्लस आता है एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, और एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो एम बी माइनस एन ए बाई एम माइनस एन होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और एन कैप हो जाता है, समझ में आया, साइन थीटा और एन कैप हो जाता है। आगे है ना, यहाँ पर दो बातें होती है कि अगर हमारा देखो यहाँ से ए डॉट बी है, ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ बी वेक्टर ये ए वेक्टर है, तो ए और बी वेक्टर है तो ए प्लस बी तो क्या हुआ, सीधे सीधे जोड़ लो, देखो यहाँ पर चार बातें आई है, ए प्लस बी क्या होगा, सीधा जोड़ लेंगे a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, आई जे के जैसा है वैसा ही रह जाएगा, लेमडा से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक में लेमडा a1 लेमडा a2 लेमडा a3 हो जाएगा, आई जे के रहेगा। ए डॉट बी करेंगे तो a1 को a2 से, a1 को b1 से, a2 को b2 को और a3 को b3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, a3 को कहां से, b3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से होता है हमारा। और ए क्रॉस बी तो पता ही है तुम लोगों को, आई जे के ले लो, पहला वाला वेक्टर का a1 b1 c1 और दूसरा वाले का a2 b2 c2, इसको कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो 3D में चलते हैं, तो देखो 3D क्या है तुम्हारे पास, कोसाइन एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइंस, डायरेक्शन कोसाइन तो पता ही है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन होता है, और फिर से वही बात रख लो याद, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये अच्छा वही यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हाँ क्या होता है तुम्हारा, अगर मान लो हमारे पास P एक पॉइंट दिया हुआ है, Q एक पॉइंट दिया हुआ है, तो PQ इसका जो होता है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, इसका जो अगर डायरेक्शन कोसाइन बोला जाए, डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं DCS है ना, DCS बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 बाई Q, y2 माइनस y1 बाई PQ, z2 माइनस z1 बाई PQ, और PQ क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा एक जो है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है तुम्हारा, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एल एम एन याद रखना, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल क्या होता है, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एम क्या होता है, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एन क्या होता है, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पर कॉस थीटा याद रखना, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसको कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉस थीटा, अच्छा उसी को, वो तो डायरेक्शन कोसाइन था, अगर ABC डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तुम्हारे पास, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कॉस थीटा क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर हो जाता है। आगे बढ़ो, क्या कहता है
कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उसका पॉइंट दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी दिया हुआ है, तो क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी, इस ए पॉइंट से पास होता है और ये बी के पैरेलल होता है, बी डायरेक्शन बताता है और ए पॉइंट से पास होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ठीक है, एक्स वाई जेड पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन इक्वेशन का लाइन इस बार क्या क्या दिया हुआ है, x1 y1 z1 से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय एम, z माइनस z1 बाय एन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको बना के लाएं, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि बच्चों लोगों को ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो डीप में पढ़ा है उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जो डीप में नहीं पढ़ा है ना उसको ऊपर से भी गायब होने लगेगा। तो इसको हम आज तो कर देते हैं, बट हम जल्दी से, जैसे ही मेरा कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा, कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, कि क्वेश्चन ढूंढ के लाना, हर फॉर्मूला पर क्वेश्चन सेट करना, बिठाना, सबका ऑप्शन लिखना, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हम कर रहे हैं, वो जैसे ही हो जाएगा हम आपको पढ़ा देंगे वो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है तुम्हारा, कहता है कि कहां से, ए पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए होता है, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए होता है। ठीक है, अभी ये क्या है तुम्हारा, कहता है कार्टेशियन इक्वेशन पासेस थ्रू 2 पॉइंट से, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 होता है। ठीक है, और cos थीटा का याद रखना, अगर हमारे पास दो प्लेन दिया हुआ है, r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा b2, ये दो दिया हुआ है, तो उसका cos थीटा क्या होता है, b1 इंटू b2 बाय मैग्नीट्यूड b1 इंटू b2 हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर ये दो लाइन, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ दो लाइन, ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है, याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों लाइन के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय b1 क्रॉस b2, ये तुम्हारा इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन, ये दो लाइन दिया हुआ है तुम्हारे पास, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, x माइनस x1 y माइनस y1 और ऊपर z माइनस z1 है, x माइनस x1 बाय a1 y माइनस y1 बाय b1 z माइनस z1 बाय c1 है, x माइनस x2 बाय a2 y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 का डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट, नीचे इसका जो है PQ जो निकालते थे हम, वो है तुम्हारा। ठीक है, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, बट इसी फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या है तुम्हारे पास, कहता है बिट, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, b क्रॉस a2 माइनस a1 बाय मैग्नीट्यूड b, ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। देखो क्या हो रहा है, वेक्टर फॉर्म छोड़ो, यहाँ से कुछ काम का नहीं है चीज हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है, डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन LMN दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाता है प्लेन का, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D, और LMN जो है ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो ये सब अपना, दूसरा क्या कह रहा है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब ये सब पता रहेगा तो आप सवाल बना सकते हो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, है ना। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है और परपेंडिकुलर एन पर दिया हुआ है, ए पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है और एन के परपेंडिकुलर है, तो आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे सारा, ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा 3D का भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो वहां से आप जब ऑब्जेक्टिव हम लोग कम से कम 30 तो जरूर करेंगे, तो आप लोगों को बहुत सारा आइडिया वहां से भी मिल जाएगा, और जो आसान क्वेश्चन होगा वो आपका एग्जाम में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन और डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है, और कहां से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से, तो a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1 बराबर 0 होता है। ठीक है, चलो ये तुम्हारा क्या है, 3 पॉइंट दिया हुआ है,
3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन ये हो जाता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इसका इक्वेशन ये हो जाता है। ठीक है, अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा कह रहा है कि ए बी सी 3 वेक्टर है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है ना, कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए बी सी दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या होता है, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0, ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, 60 देखो क्या है तुम्हारे पास, ये अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ये पॉइंट दिया हुआ है a0 0 0 b 0 और 0 0, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, जो कि x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर a काटता है, y एक्सिस पर b काटता है और z एक्सिस पर c काटता है, तो ये तुम्हारा आता है, क्या हो जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, z बाय c इक्वल टू 1 हो जाता है ना। चलो क्लास अब खत्म हो रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास दो प्लेन है, r डॉट n इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2 है, तो इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये प्लेन होता है। ठीक है, इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये प्लेन होता है, क्या होता है n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अब यहां भी वही दिया हुआ है तुम्हारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, उसी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, उसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, और यहां से देख लो क्या है, दो हमारे पास दो लाइंस ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन पर होता है, कब, जब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0 हो जाए तो ये दोनों ही लाइन एक ही प्लेन पर हो जाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा ये। ठीक है, ये कोप्लेनर कहलाएगा। चलो अभी देखो क्या करता है, इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है प्लेन r डॉट n1 इक्वल टू d1 r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स n1 डॉट n2 बाय मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का हो गया। तो बच्चों हमको पता है कि ये तो तुम्हारा जो था, हम खाली फॉर्मूला लेकर आ गए, मेरे से थोड़ी सी इसको और हमको ही करना था, वो हम कर रहे हैं, हम ना इस फॉर्मूला को क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, कर रहे हैं बहुत जल्द हम क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे कल परसों जैसे ही होगा, फाइनली एग्जाम के पहले तो करा ही देंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करो कि लास्ट को 31 तारीख को ही होगा, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला और सबको ना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हिंदी में भी रहेगा, वो हिंदी में भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा और आराम से उसको हम लोग समझेंगे। तो वो फॉर्मूला का एक क्लास होगा बहुत अच्छा, मतलब वो सिर्फ फॉर्मूला का क्लास होगा, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और फिर अभी हम लोग जो है 2:15 में आएंगे और डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन 2:15 में आएंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, 30 क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आप लोग जाइए अभी खाना वाना खाइए और 2:15 में फिर से आइएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास करेंगे। ठीक है।